नमस्कार, मैं हूँ नितीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग आज बात करेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और उसके सियासी मतलबों के बारे में। मेरे साथ हैं नील माधव जो युवा पत्रकार हैं और साथ में अल जज़ीरा, वायर, क्विंट और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसी जगहों पे लगातार लिखते रहते हैं। नील खगड़िया के ही हैं और उनको ये वो बहुत करीब से देखते रहे हैं कि बिहार किस तरह से लगातार बदलता रहा है चुनाव दर चुनाव। और उसमें जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया रही है, जो चुनाव प्रक्रिया रही है, वो उसको भी एक खास लेंस से देखते हैं। और इस इसी सिलसिले में जब हम आगे देखेंगे तो वो एक मैं समझना चाहता हूँ इसका प्रसंग क्या है, तो नील मुझे बताएँगे कि पहले वो कैसे था जब ये अलग-अलग चरणों में जब चुनाव हो रहे थे, जहाँ हालाँकि बहुत लगातार बात होती रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, पर ये एक छोटे-छोटे राज्यों में भी एक बार में चुनाव करवा पाने में लगातार असमर्थ रहे हैं और उसकी सियासी जिसको बोलते हैं कि डंडी मारना भी हुआ है उसके नतीजों में, जिस पर वो पहले बताएँगे, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण जो केंचुआ की जो बहुत महती पहल है, उसका क्या मतलब हुआ? नील? जी, तो सर वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसआईआर के बारे में। ये जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वोटर्स को वेरीफाई करने की और एक नई लिस्ट को बनाने की, अपडेट करने की, जैसा उसका कहना है। इसमें जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बिहार में रह रहे हैं और वो वोटर लिस्ट में ऐड हो गए हैं और हमें वेरीफाई करना है उस चीज़ को और हमें उन्हें हटाना है। तो ये बिहार की राजनीति में कोई नया आर्गुमेंट नहीं है। आप हर चुनाव में ये बात आप सुनेंगे, और आप राज्य के लेवल पे ना सुने तो खासकर सीमांचल के जिलों में ये बात कई दशकों से चली आ रही है। खासकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन सब इलाकों में ये बात बहुत समय से बीजेपी और बीजेपी के साथ जो सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ काम करते हैं, खासकर हिंदुत्व के ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग सालों सालों से ये बात कह रहे हैं। और इस बात को स्टेट लेवल मुद्दा बनाने की बहुत बार कोशिश की गई। उस लेवल पे ये रेजोनेट नहीं कर पाया कई इलेक्शंस में। लेकिन अब चूंकि एक खास बल मिल रहा है, क्योंकि सारे सत्ता में ये पार्टी हैं, केंद्र में, राज्य में, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे एक लेवल पे कब्जा है, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इस बात को लोगों में बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो बात आज ये इलेक्शन कमीशन कह रही है, आज से 4 साल पहले पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था एक केस में। उसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि, और ये निर्देश जारी किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बिहार में हर जिले में एक कैंपेन चलाना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम बांग्लादेश, ये वर्ड यूज़ करते हुए। और उसके बाद दूसरी चीज़ उस ऑर्डर में ये लिखी हुई थी कि हर जिले में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस स्टैब्लिश करना होगा जिसमें आम लोग संदिग्ध लोगों को रिपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ कई सालों से अब इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जा रही है, जो पहले बात एक पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी बोल रही थी। लेकिन अब बस बीजेपी नहीं बोल रही है, बीजेपी तो बोल ही रही है। आपको याद होगा 2018 में बाई पोल्स हो रहा था, अररिया लोकसभा का बाई इलेक्शन था, जिसमें नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अररिया में ये कहा था कि अगर यहाँ से आरजेडी जीतती है तो अररिया आईएसआई का गढ़ बन जाएगा। और उसके बाद उस इलेक्शन में आरजेडी की जीत हुई। उसमें आरजेडी के जो समर्थक हैं वो जो जश्न मना रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि आरजेडी जिंदाबाद, उस वीडियो को मॉर्फ किया गया और पूरे देश में वायरल किया गया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो कहा जा रहा था वही हुआ, देखिए सभी लोग। तो ये उसके बाद आप 2021 में जब ये कोर्ट का ऑर्डर आ रहा था, पटना हाई कोर्ट का, उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे राम सूरत राय, जिन्होंने कहा कि सीमांचल में बांग्लादेश से घुसपैठिए आके ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं और वहाँ के लोकल्स उनको मदद कर रहे हैं ये काम करने में। तो ये चीज़
ये चीज़ बार-बार कही जा रही है और पिछले कुछ सालों में अब जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये अब एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं रहा है, अब इसको सही सभी तरीके से कहा जा रहा है ताकि बिहार जो एक ऐसा राज्य था, जहाँ राज्य के लेवल पे इस मुद्दे को मानने से इनकार किया जा रहा था एज़ ए मेन इश्यू, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको अडॉप्ट करे और इसमें रेज़ोनेशन बढ़ता जाए क्योंकि आप रोज़ इसी चीज़ पे बातचीत देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। चुनाव आयोग भी कह रहा है, कोर्ट भी कह रहा है, पुलिस भी कह रही है, सरकार तो कह ही रही है। तो इस बात को अब एक बहुत सुनियोजित तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है। जी। जी, सब लोग कह रहे हैं और सिर्फ जो एसआईआर को लेकर जिसने चुप्पी साध रखी है, वो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पर जो विदेशी घुसपैठिए का जो ये जो नारा या जो हल्ला है, ये पूर्वोत्तर में तो कई जगह है, मतलब बंगाल में ऑलरेडी ये बात शुरू हो चुकी है बिहार के बाद। झारखंड में ये मुद्दा रहा पर चला नहीं उस तरह से चुनाव चुनाव के दौरान। और असम में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक एक बहुत ही अजीब-सा एक दमन की और क्रूरताओं की कार्रवाइयाँ जनता के साथ की जा रही हैं और उसके बाद जब सुनवाई के बाद जब कोई साबित फाइनली कर लेता है कि भई मैं तो अभी भी भारतीय हूँ, तब जाके आप कुछ उसको करते हैं और ये एक नया जो निज़ाम निज़ाम जो बना है, जहाँ पे हर आदमी संदिग्ध है जब तक वो खुद को निर्दोष या उन चीज़ों का अधिकारी साबित ना कर ले और ये एसआईआर के कारण भी ये हो रहा है। दूसरा ये भी है कि जो आज हम लोग जब बात करें तो ये आज 26 तारीख है, 26 जुलाई है। 25 को वो उस कार्रवाई जो पहली कार्रवाई थी वो लगभग पूरी हो गई। उसमें कहा गया कि 66 लाख लोग जो है नाम काटे गए हैं। हालाँकि जिनके नाम नहीं कटे हैं और जिनके नाम भर्ती हैं, उनको लेकर भी लगातार एक वो भी सब संदिग्ध है। दरअसल सबसे ज़्यादा कटघरे में इस समय का कोई 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 एक चीज़ या एक कोई है तो वो केंद्रीय चुनाव आयोग है क्योंकि उसकी कार्रवाई सबसे अजीबो-गरीब तरीके से हुई है। उसको लेकर लगातार ज़मीन पर उनकी तस्दीक नहीं हो पाई जो जिसका वो दावा कर रहे थे और वो लगभग एक नामुमकिन किस्म की कार्रवाई उन्होंने एक बहुत कम समय में करने की जो कोशिश की, वो खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा संदिग्ध बनाती है। तो दरअसल लोगों से ज़्यादा संदिग्ध जो है केंचुआ है, केंद्रीय चुनाव आयोग है। तो इसमें जो फिर जो दूसरी बात आती है कि जो मेरा सवाल होता है कि भई बांग्लादेशी जो आ रहा है, बांग्लादेश से जो बिहार में आ रहा है, बांग्लादेश की इस समय पर कैपिटा जीडीपी भारत से बेहतर है और बिहार की जो पर कैपिटा जीडीपी वो सब-सहारान अफ्रीका से भी तुलनात्मक है अगर उतनी खराब ना भी हो। तो ये जो घुसपैठिया जो है अगर आ रहा है तो क्या सोच के आ रहा है बंगाल से या रोहिंग्या मुस्लिम जो आके बस रहा है बिहार में? क्या लगता है? तो इसके साथ एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि सीमांचल में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। तो उनका कहना है और बीजेपी इस बात को बार-बार दोहराती है ताकि ये आर्गुमेंट को वो लोग उनके हिसाब से थोड़ा लॉजिकल बना सकें कि चूंकि वहाँ मुसलमान हैं और बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो मुसलमान हैं, तो इस कारण से वहाँ बसने में उन्हें मदद की जाती है और इसलिए वहाँ बसते हैं। और हमारे बाकी इलाकों में बीजेपी का कहना है कि नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ बसने में उन्हें दिक्कत है। लेकिन चूंकि अगर वो भारत में ऑलरेडी हैं, अगर इनके आर्गुमेंट को मान भी लिया जाए, तब तो वो कहीं भी जाके बस सकते हैं। सीमांचल तो बिहार में भी सबसे पिछड़ा इलाका है। मैं वही कह रहा था कि अगर अगर मैं वो विदेशी घुसपैठी हूँ, मैं एक बांग्लादेशी हूँ जो मैं भाग के अगर आ जाता हूँ, हालाँकि वहाँ की मेरी मेरी पर कैपिटा जीडीपी बेहतर है उस देश से जिसमें मैं भाग के आता हूँ। मैं भाग के क्यों आऊँ एक तो, एक बात। दूसरा कि चलिए बिहार आया जहाँ की पर कैपिटा जीडीपी, जहाँ की इकोनॉमी, जहाँ पे नौकरी, जहाँ पे रोज़गार, जहाँ की शिक्षा, जहाँ जहाँ की स्वास्थ्य सेवा देश में सबसे खराब है। जहाँ की साक्षरता सबसे खराब है। तो वहाँ मैं आके क्यों बसना चाहूँगा? मतलब या तो मैं उसको बेहतर करने के लिए आया हूँ जो कि मैं नहीं आया हूँ। तो अगर मैं आऊँगा तो मैं वहाँ से भाग खड़ा होऊँगा, मैं कहीं और जाऊँगा जहाँ मुझे बेहतर मौका मिलेगा जब मैं एक बार जब मैं अपनी जड़ें छोड़ चुका या मैं अपने एक बेघर हो चुका तो फिर मैं वहाँ क्यों रुकूँगा? तो पर ये लॉजिक जो है मतलब इसके बारे में कोई किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से एकदम अदम्य विश्वास के साथ ही जो कॉन्फिडेंस के साथ जो बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है और इतना भयानक है। और जब उसको एक सरकारी भोंपू थमा दिया जाता है, एक सियासी बात करना एक बात है। धर्म के स्तर पर खासतौर पे सांप्रदायिक लोग जब ये बात करते हैं तो वो दूसरी बात है। और जब सरकारी
तंत्र जो है ये बोलने लगता है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक वो बात हो जाती है, क्योंकि उसके बाद दरअसल लोकतंत्र ही उस तरह से फिर कभी नहीं रह जाता जिसके लिए उसको बनाया गया था और जिस तरह से वो अभी तक चल रहा था। तो ये जो फिर इसके जो दूसरे हैं कि पॉलिटिकल मतलब क्या है? कि क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल से जो चुनावी मुद्दे हैं या जो चुनाव को लेकर तो कोई बात नहीं कर रहा वहाँ पे। मतलब चुनाव मतदाता का जो मतदाता का जो पत्र है, पहचान पत्र है, वही सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ है। चुनावी मुद्दों के बारे में तो कोई बिहार में बात ही नहीं कर रहा है इस समय, जबकि चुनाव सामने ही खड़े हैं, 2 ही महीने के अंदर चुनाव हो ही जाएँगे। तो वो मुद्दे क्या हैं और उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? जी, जैसे चुनाव आयोग की जहाँ तक बात है, तो चुनाव आयोग ने इस एक्सरसाइज़ में ये काम किया है कि जो सिटीज़नशिप का ओनर्स है, वो लोगों पे शिफ्ट कर दिया है। और वो ऑलरेडी उन लोगों पे जो एक बार रजिस्टर हो चुके हैं अपना सिटीज़नशिप प्रूव करके। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी आपके प्रोसेस में अपना सिटीजनशिप प्रूव करके वोटर आईडी कार्ड बनवा के एज ए इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है, उसको आप वो कह रहे हैं अचानक से एक दिन कि वापस से ये प्रोसेस करके दिखाओ और वापस से प्रूव करो, क्योंकि हम तुम्हें अब इस प्रोसेस को हम तो ये चुनाव आयोग पे सवाल है कि वो उस प्रोसेस का क्या हुआ जो सालों से वो किए आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को ऐड किया। तो आप इससे बहुत फंडामेंटल चीज़ों को शेक अप कर रहे हैं, जिसका बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे। और जिस तरीके से हमने 2019-20 में देखा कि सेंसस का आइडिया इस देश में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि उसके साथ एनआरसी का आइडिया जुड़ गया। वैसे ही आज के समय हम इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये देखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड और वोटिंग का प्रोसेस बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगा। बार बार इस चीज़ को अगर करने की कोशिश की जाएगी तो वोटर आईडी होना, वोटर आईडी का नहीं होना, वोटर आईडी बनवाना, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस बनाया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए भी जो यहाँ के हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं। अगर आप सीमांचल के इलाकों में जाते हैं, जहाँ पे जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो वो प्राकृतिक रूप से बहुत प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ हर साल बाढ़ आते हैं और गरीबी के साथ साथ वो लोग बाढ़ को झेलते हैं और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सड़कें हैं, ना स्कूल्स हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना किसी तरह का रोज़गार है। तो वो एक माइग्रेशन का हब है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के पास परमानेंट घर नहीं हो। जब पिछली बार मैं गया था तो वहाँ जो उन लोगों से बात किया था वो कह रहे थे कि हम वापस आते हैं उस टाइम जब हमारा घर बहने वाला हो, बाढ़ आने वाला हो, जब कटाव की स्थिति हो, ताकि हम अपने घर में जो कुछ बचा है उसको बचा के दूसरे जगह ले जाएं, फिर वापस से घर बनाएं जब पानी चला जाए, और फिर हम पंजाब जाएं वापस से, ताकि वहाँ पे खेतों में काम कर सकें। तो आप अगर बिहार के अलग अलग जगह जाएंगे तो माइग्रेशन का लेवल भी बहुत अलग अलग है। जैसे साउथ बिहार से लोग माइग्रेट करते हैं तो वो थोड़ा बेहतर जॉब्स के लिए माइग्रेट करते हैं जनरली। इसको अगर जनरलाइज करके देखा जाए तो नॉर्थ बिहार और फिर सीमांचल के जो मेजर माइग्रेशन सेंटर्स है वो उनको पीएचडी स्टेट्स कहते हैं, कि हम पीएचडी करने जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, या तो खेतों में काम करने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग में काम करने जा रहे हैं, सेंटर्स में काम। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो काम ज़्यादातर जो होता है, जो कोविड में जो वापस लौटते हुए दिखलाई पड़े थे और उसकी तस्वीरें अभी भी लोगों के ज़हन में होंगी। जी तो फिर ये तो फिर चुनाव ही उस पे आते हैं कि फिर इसका सियासी मतलब क्या है? जी, तो आप अगर सीमांचल के बारे में जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकली, जो कि बीजेपी बार बार कहती है, और उन्हीं लोगों में कुछ लोगों को बीजेपी कहती है कि ये बांग्लादेशी हैं या इन्हीं में से हो सकते हैं। तो उनकी जो टारगेटिंग है वो ऑलरेडी इस देश में पायदान, सबसे पिछले पायदान पे हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सभी तरीकों से। और आप उनको डिसफ्रेंचाइज करने की बात कर रहे हैं, जो खुद स्ट्रगल कर रहा है एक बहुत बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। तो आपको पता है कि वो लड़ नहीं सकता है आपसे। आप अगर उसका नाम काट भी देंगे तो उसको चिंता ये है कि वो कैसे माइग्रेट करके दिल्ली जाए और पंजाब जाए और फिर अगले बार कैसे वापस आए। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने के लिए, तो आप उनको टारगेट कर रहे हैं और उससे आपको पता है कि उसका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है वहाँ पे लोकली।
कि वो तो नहीं, आप बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस उसको विरोध करेंगे, बाकी लोग करेंगे, पर चूंकि वो इतना ऑक्यूपाइड है अपने डेली स्ट्रगल्स में कि उसके पास समय नहीं है इन चीज़ों पे डिबेट करने का। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में बिहार में ये हुआ है कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा है कि इसका डायरेक्ट लिंक है आपके मुआवजे से, आपके राशन कार्ड से, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि आप उनको बस वोटिंग से डिसफ्रेंचाइज नहीं करेंगे। अगर आप आज के समय इससे डिसफ्रेंचाइज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आप उनको वेलफेयर से भी डिस्कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। और उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ शुरू हुई और कल को हमारा वेलफेयर रुका तो वो जो बेसिक सर्वाइवल को एड कर रही योजनाएं जो जिससे उनका पूरा हो रहा है वो भी एक कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो उनके लिए फिर बहुत पर्सनल हो जाता है। और पिछले चुनाव में हमने ये देखा था कि वहाँ पे सीमांचल में लोगों के मुद्दे बहुत सेंट्रल स्टेज, खासकर सीमांचल के इलाकों में हम्म, हम्म, बहुत ही सेंट्रल स्टेज लिए थे। और इसका एक पार्ट ये भी था कि AIMIM ने 5 सीटें वहाँ पे जीती थी, वो ये कह के कि हम सीमांचल को न्याय दिलाएंगे, यहाँ की मुद्दों को इंडिपेंडेंटली उठाएंगे। वो चीज़ इस बार से मिसिंग है, क्योंकि आज के समय में लोग तो ये बात कर रहे हैं कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, क्या वोट देने मिलेगा। जैसा आप कहे थे कि ये पूरा चुनाव का डिस्कोर्स एक जो फंडामेंटल चुनाव के वोट देने का सवाल है और वोटर आईडी का सवाल है उस पे आ गया है। तो बिहार के चुनाव में जो मुद्दे पहले शुरू भी हुए थे इस बार के लिए वो भी गायब हो चुके हैं। और जितना कम वक्त बचा है ऐसा हम नहीं देखते हैं कि बहुत एक डिस्कोर्स स्टैब्लिश हो पाएगा, मुद्दे पे बात होगी। और मुझे लगता है कि कोशिश भी एक यही है, क्योंकि एक ऑलरेडी बीच बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, JDU के लिए तो कांस्टेंट 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है 2005 से लेके 2025 तक का। तो एक अटेम्प्ट ये भी है कि हम सवालों के बीच ना पड़े कि हमने क्या किया है। वो एक तरह से बाई प्रोडक्ट है इस पूरी प्रक्रिया का। पर दूसरी बात ये है कि ये जो बाकी जो लोग हैं, जैसे कि नीतीश कुमार खुद हैं, हालांकि ये भी एक भारतीय जनता पार्टी शायद देख रही है कि ये एक क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, एक मौका है उनके लिए कि वो उनसे पीछा छुड़ा भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और या फिर वो उनको अपने से नीचे भी कर सकते हैं। अभी तक तो नीतीश कुमार ही उसमें मुख्य पात्र की तरह वहां पर रहे। तो एक तो शायद ये है मौका कि इस बार बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से इसको फुल ब्लोन अम, एक मौके की तरह देख रही है। दूसरा ये है कि बाकी जो पार्टियां हैं, क्योंकि उनका भी वोट बैंक वही हाशिए के लोग ही हैं, चाहे वो पासवान हैं या फिर जो जो दूसरे और सपोर्टिंग पार्टीज हैं बीजेपी की, जदयू के अलावा। तो उनमें इस बात की चिंता या फिक्र या कोई हरकत क्यों नहीं दिखलाई पड़ती कि ये जो पूरी कार्रवाई है दरअसल उनके भी जो वोटर्स हैं उन पर भी तलवार लटकी हुई है। जैसे अभी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आप सभी राजनीतिक दल उनके जो जो वोटर्स छूटे हैं आप उन्हें ऐड करने का हम वक्त देंगे 30 दिन का। पर एक एक जनरल लैक ऑफ जो छोटी पार्टीज हैं उनमें इंटरेस्ट तो दिखता है इस मुद्दे को लेके। दूसरा बहुत अगर बड़ी पार्टीज की बात करें तो जैसे RJD और कांग्रेस ये तो विरोध कर रही हैं, पर जैसे JDU जो सरकार में साथ में है बीजेपी के साथ अलायंस में, JDU के लिए आज का समय सर्वाइवल का स्ट्रगल है। और वही। चूंकि नीतीश कुमार की जो चर्चाएं चलती है उनके स्वास्थ्य के बारे में, और जैसा अब ये क्लियर होते जा रहा है कि ये उनका अंतिम टर्म होगा, और उनके जो पुत्र हैं निशांत कुमार उन्हें तैयार किया जा रहा है, अब वो पब्लिक अपीयरेंस में आ रहे हैं और बातचीत चल रही है जिस तरह की। तो ये बहुत क्लियर है कि जदयू के अंदर उसके जो अब नेताओं को, जिन नेताओं जो पब्लिक फेसिंग, जिनके पास थोड़ा लोगों का सपोर्ट है, उनको देखेंगे तो वो अपना हिस्सा जोड़ने में लगे हैं। उन्हें वो ये देखने में लगे हैं कि JDU के बाद उनका भविष्य क्या होगा, वो किस पार्टी में, अगर अगर पार्टी नहीं रहती है तो वो कहाँ जाएंगे। और अगर पार्टी कल को चुनाव के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो सबसे बड़े नेता रहे JDU में नीतीश कुमार के बाद, जो एक सब्सटेंशियल भीड़ जमा कर सकें दूसरे पार्टी में साथ में ले जाने के लिए। तो JDU के
अंदर सभी नेताओं को अपनी चिंता है कि चुनाव के बाद उनका क्या होगा। उन्हें उनके लिए ये चिंता कि उनके वोटर्स का क्या होगा, ये बाद में भी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं आता है। वो तो अभी अपने और पॉलिटिकल उनमें फ्यूचर से बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो अधिग्रहित होने के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसा जब होगा तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या कहीं किसी और दूसरी पार्टी में, मतलब उस जी, समय तय करेगा कि किस तरफ किसका पलड़ा कितना भारी है, तो उस तरफ वो चले जाएंगे। जी, तो मतलब ये वहां जो पे कोई अच्छी है उनमें स्ट्रगल है कि उनमें बड़ा नेता कौन है। तो ये वक्त उनके लिए वो तैयारी का है कि वो जो जेडीयू में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करें, ताकि वो सबसे चेरिश्ड प्रोडक्ट रहें दूसरे पार्टी में जाने के लिए। तो ये जो सीमांचल की जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये सबसे ज्यादा विषय उठते हैं, तो वहां पे जो 8 करोड़ का जो पूरी जो एक नंबर है जिसको कहते हैं कि तो कुल कुल वहां के जो मतदाता हैं, तो उनमें से कितना बड़ा हिस्सा है जो इस क्षेत्र की तरफ में रहता है उनकी बसावट के हिसाब से। जी, नंबर्स तो मैं अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बता मोटा सकता हूँ। मोटा आउटलाइन में भी। अ, जैसे वहाँ पे अगर हम मतलब हर जिले की जनसंख्या की बात करें तो जो 6-7 जिले हैं उसमें कुछ, और मैं आपको दावे के साथ नहीं छोड़ कह सकते हैं, कोई सकता बात ये नंबर है। नहीं, तो हमें लगे। हाँ, दूसरा सवाल ये था नील की, ये जो जहां पर हम ये कह रहे हैं कि विदेशी घुसपैठी आके रह रहे हैं, क्या ये वही इलाके हैं बिहार के जहाँ जहाँ से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर निकलते हैं? बिल्कुल। जैसे तो ये भी अपने आप एक एनोमली है कि हम कह रहे हैं कि लोग बाहर से आके बस रहे हैं, पर वहां का जो आदमी है वो पीएचडी करने निकला हुआ है। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि और वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे एक वर्ग को ये बताया जा रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें हो गई, अगर मान लीजिए एसआईआर में सभी लोगों का नाम कट गया, यहाँ पे जो लोकल मुसलमान रह रहे हैं, या फिर कल को एनआरसी होता है और इन लोगों को नाम हटा दिया गया, तो अगर या इन लोगों को भगा दिया गया यहाँ से, तो इनकी जो ज़मीन है वो आपकी हो जाएंगी। तो ये जो एक फ्रूट लटकाया जा रहा है कि आप हमको वोट देते रहिए, एक ना एक दिन आएगा जब हम ये करेंगे और फिर आपको हम रिसोर्स वाइज बेहतर बना देंगे। लेकिन आप कहाँ बेहतर बना रहे हैं, आप इस देश के सबसे गरीब इलाके में बेहतर बना रहे हैं। और वो एक ऐसा कॉम्युनल प्लॉट है जो जो ये बताया जा रहा है कि आप दंगा भी कीजिए, आप इंतज़ार भी कीजिए साथ साथ, क्योंकि आज नहीं तो कल तो हम इस मकसद में कामयाब होंगे। तो आप, और इसके लिए ये 20-30 सालों से ये पूरा कोशिश चल रहा है। तो इसमें माइग्रेशन मुद्दा ही नहीं बन पाता है। बीजेपी का वहाँ मेन प्लॉट ये होता है कि यहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़नी है। और बांग्लादेश ही नहीं, वहाँ पाकिस्तान को बार बार इन्वोक किया जाता है, आईएसआई को इन्वोक किया जाता है। तो कहा जाता है कि इनमें आईएसआई के एजेंट्स हैं, ये आई आईएसआई का गढ़ है। तो इस तरह की जो बातें होती रहती हैं और ये हर चुनाव में होती हैं। तो ये एक चुनाव को ऑलरेडी एक तरफ मोड़ देता है और उसके बाद बहुत स्कोप नहीं बचता है कि आप बात करें रोजी रोटी के बारे में और मूलभूत सुविधाओं के बारे में। फिर एक दूसरा वर्ग गोलबंद होता है कि नहीं, हम तो भारत के नागरिक हैं, हमें तो वोट डालना है, हमें देश बचाना है और संविधान बचाना है। और पिछले 2-3 चुनाव से इसी बात पे हो रहा है वोटिंग, यही मेन मुद्दा बन रहा है। पिछले बार कुछ कोशिश हुई थी कि ये सीमांचल का जो डेवलपमेंट है वो सेंटर स्टेज ले, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। दोनों तरफ, दोनों जो अलायंस थे उन्होंने घोषणा किया था कि हम सीमांचल के लिए कुछ पैकेज लगाएंगे या एक एक अलग कमेटी बनाएंगे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो सरकार आते ही वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। नहीं, पर वो एक दिन मोतिहारी मुंबई बनेगा और क्या बोलते हैं, और शायद पुणे बनेगा।
ये जो जाति को लेकर जो एक दूसरा सवाल है कि एक तो धर्म को लेकर तो है, जो सांप्रदायिकता को लेकर जो एक कॉलिंग कार्ड की तरह है। पर बिहार में खासी बड़ी जनसंख्या आबादी जो है दलित, महादलित और ओबीसी की है, तो वो बड़े तो उसमें उसमें बीजेपी ने कितनी घुसपैठ की है? जी, जैसे लगातार एक तो आज के समय बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा स्ट्रगल बीजेपी और आरजेडी का ये है कि नीतीश कुमार का टूटता वोट बैंक हमारे पास आ जाए। तो अभी मेन फोकस आप अगर 2024 के चुनाव में देखेंगे तो कितने आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत सारे कुशवाहा कैंडिडेट्स को टिकट दिया, ईबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिया। तो ये एक पूरी कोशिश चल रही है, पर इसके अलावा जो जेडीयू का वोट बैंक है जिसको हम टूटते हुए देख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो टूटे, और उसमें ऑलरेडी एक और लेवल पे चेंज दिख रहा है कि जो जातियां ब्रॉडली जेडीयू से आइडेंटिफाई करती थी उसमें कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा के अलावा जैसे कानू जाति हैं, उन लोगों ने अपना एक महासभा बनाया, एक पार्टी बनाने की कोशिश है। और जो भी छोटी छोटी जातियां, उनका कहना है कि जेडीयू के नाम पे हम गोलबंद हो रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन ये जो जेडीयू के नाम पे जो डेवलपमेंट हुआ ये बस एक दो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा तक लिमिटेड रह गया और हम तक वो डेवलपमेंट नहीं पहुंचा या हम तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा। तो अब बाकी जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे जैसे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अपना एक रिप्रेजेंटेशन स्टैब्लिश करते हैं कि हम इतने जातियों को ये एक साथ किए हैं और इनका संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि बहुत सारे जो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस थे उसमें छोटे छोटे वॉइसेस निकल के आ रहे हैं कि उस ब्रॉड कैटेगराइजेशन से हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा नाम पे रिप्रेजेंटेशन उनको मिलता है, वो हम तक नहीं आता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं जो नीतीश कुमार के कारण उनकी राजनीति कभी बढ़ नहीं पाई, पर ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के पैरेलली हर कुछ दिन में एक नया कुर्मी नेता, कुशवाहा नेता लॉन्च हो रहे हैं जो ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के बाद प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए फेस बने हुए हैं, पर जेडीयू में ही हर कुछ दिन में जैसे कभी मनीष वर्मा है, कभी नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनकी बात होने लगती है। तो बार बार एक 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 ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हर जाति अपना एक नया नेता तलाश रही है। इसमें स्टैब्लिश्ड ब्लॉक्स बस चिराग पासवान दिखते हैं, तेजस्वी यादव दिखते हैं, जिसमें एक जनरेशनल चेंज ऑलरेडी हो चुका है। जैसे पासवानों का वोट गोलबंद है चिराग पासवान के पीछे, या जो ट्रेडिशनल एम वाई कॉम्बिनेशन है वो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहा है। लेकिन बाकी जातियों में हम एक चेंज की कोशिश देख रहे हैं और एक नए नए फेसेस, इस कारण से हम बार बार हर कुछ दिन में नई पार्टी, नए फेसेस देखते जा रहे हैं। इनका जो इनका ये रोल आउट प्ले आउट कैसे होगा? ये जो है वो फ्री एजेंट की तरह रहेंगे कि जिसको जहां मिलेगा फिर उसको ऐसा पकड़ लेगा, या कोई एक उसमें भी कोई एक तरह की कमिटमेंट या एक 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 स्ट्रक्चर्ड कोई पॉलिटिक्स है इसमें? जी, ऐसी बहुत आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये पॉलिटिक्स ही रिप्रेजेंटेशन की है। तो तो इसका मतलब ये है कि कई ऐसे नए तरह के फ्री एजेंट जैसे छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो रही हैं जो कि देखेंगी चुनाव के बाद कि हमको जहां जैसा बेहतर सौदा सौदा मिलेगा हम उसके हिसाब से सोचेंगे, इसको करेंगे। जी, जी, ये बिल्कुल। उसी एस्पिरेशन के तहत हो रहा है। इसके अलावा जो ये जो पूरा जो कैंपेन का जो भाव है, जो ओबीसी में मतलब ऐसा वहां पे कहा कि कई नए तरह के जो आउटरीच की तरह बीजेपी ने चीजें की हैं, जिसमें कोई कंठी पहना रहे हैं उनको, या कई ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं, जो तो ये कई कल्चरल सोशल चेंजेस भी वहां पे बताए जा रहे हैं। इस पे कुछ आपने देखा है इस पे? जी, अगर आप मतलब ये अगर आप पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो इस तरह के बहुत सोशल मूवमेंट्स भी हैं जो ओबीसी और दलित जातियों में किए जा रहे हैं। जैसे एक एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, जैसे बिहार में हर गांव में अब शिव चर्चा होने लगी है। वो आप अगर उसका
बेसिक टेनेट देखेंगे तो है तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट कि हम पंडित से पूजा नहीं कराएंगे, हम अपनी पूजा खुद करेंगे। पर वो बहुत डीपली रिलीजियस मूवमेंट है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए हिंदू, और हम इस पूरे स्ट्रक्चर में, भले ही स्ट्रक्चर के हायरार्की को नहीं मानते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं कहीं। तो इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स करने की कोशिश हुए, और अब पिछले आप कुछ समय में देखेंगे तो जो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व फेसेस हैं, उनको भी लॉन्च करने की बार बार कोशिश की जाती है बिहार में। जैसे बागेश्वर धाम का हर कुछ दिन में वो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बिहार के बीजेपी के नेता हैं, उनको बिहार में शो कराते हैं और उसमें वो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो ये इसका रेजोनेशन बार बार टेस्ट किया जाता है कि क्या बिहार के लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, और कितना रेजोनेशन है। तो जैसे एमपी इलेक्शन में विधानसभा में बाबाओं का बहुत लार्ज स्केल यूज हुआ था कि चुनाव को के रन अप में। तो उस चीज को टेस्ट किया गया बिहार में भी कि कितना रेजोनेशन है इन सारे बाबाओं का, ताकि इनको यूज किया जा सके। पर ऐसा लगता है कि जैसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का 4-5 पिछले 1-2 सालों में पटना में कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन इस लेवल पर रेजोनेशन नहीं है कि लोग उनके नाम पे वोट बीजेपी को देने लग जाएं, ये सुन के कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो बिहार उस लेवल पे इस राजनीति में नहीं पहुंचा है। पर ज़रूर ये कोशिश है कि बाकी जितनी कास्ट ब्लॉक्स हैं उनको इस फोल्ड में लाया जाए, और हर कुछ दिन में कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आउटरीच होते रहते हैं। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल ऐसा नहीं दिख रहा है। सक्सेसफुल इस मायने में दिख रहा है कि ऑलरेडी बीजेपी को नेचुरली बहुत सारे कास्ट ब्लॉक्स वोट देने के लिए तैयार हैं, जिसमें बहुत सारी दलित जातियां हैं, कुछ बैकवर्ड कास्ट हैं, और जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनका तो वोट ऑलरेडी बीजेपी को जा ही रहा है। तो ये जो पूरा बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि अब तो जनरेशन बीत गया इस सरकार को आए हुए, 20 साल हो गए, फिर भी बार बार जंगल राज को क्यों इन्वोक किया जाता है। लेकिन जब तक वो बाइनरी बनी रहेगी तब तक आपके पास 2 ब्लॉक्स बनते रहेंगे, और जो दूसरा ब्लॉक है वो आपका वोट होगा। जब तक आप एक एक ब्लॉक स्टैब्लिश करेंगे कि एक ब्लॉक है जिसमें आरजेडी प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें यादव हैं, और जिसमें और कुछ कुछ जातियां हैं, उसके अगेंस्ट जो ब्लॉक बनेगा उसमें जो वोट ऐड होगा वो हमारा होगा। तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये इन्वोक करना बार बार ज़रूरी है कि एक ऐसा वक्त था जिसमें वो बहुत सारी बातें बताते हैं, और बताते हैं कि फिर आपके सर्वाइवल पे, आपके सेफ्टी पे सवाल आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमें वोट कीजिए। एक आखिरी सवाल इस बारे में करना था कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी जो इस बार आई है, तो उसका क्या आपको लग रहा है कि क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खुद को चुनाव प्रबंधन के, तो वो सबसे सफल और प्रभावशाली जो रहे हैं, एक तरह से प्रबंधन और एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर, और अब वो सर्विस प्रोवाइडर खुद अपना जो है पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर निकल पड़े हैं। तो वो सारी जो उनकी चतुराइयाँ हैं, जो उनके कौशल प्रबंधन चुनाव को लेकर है, तो क्या वो ज़मीन पर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है? जी, ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। मेरे हिसाब से पहली बार वो समझेंगे कि चुनाव लड़वाना और चुनाव खुद लड़ना कितना अलग चीज़ होता है। इसके पहले डायरेक्टली चुनाव में एज ए पार्टी इंटरफेयर करने का मुझे लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इलेक्शन उन्होंने जेडीयू में रहते हुए जेडीयू के लिए, मतलब अपने जेडीयू के कैंडिडेट्स को लड़वाया था, और उसमें उनका अच्छा खासा इंटरफेरेंस था। पर ये प्रशांत किशोर की पार्टी हर जिले में एक 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 एन नंबर ऑफ कैडर्स जरूर ऐड किए हैं, सपोर्टर्स जरूर ऐड किए हैं। और प्रशांत किशोर का जो ट्रेडिशनल प्लॉट होता है काम करने का, जिसमें वो
जैसे आईपैक के काम कार्यशैली को आप देखेंगे तो वो आउटरीच करते हैं कि हर जिले में 10 इन्फ्लुएंसर, हर मोहल्ले के 5 इन्फ्लुएंसर, जो 5 सबसे प्रभावशाली लोग हैं, 5 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो सेम चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की अपनी पार्टी में। पर वो तब ऐड करता है जब ऑलरेडी एक बेस होता है, ऑलरेडी एक पार्टी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके चुनाव में बहुत मदद करती हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जो पार्टीज़ के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होती हैं, खासकर जो सरकार में अगर पार्टीज़ रहती हैं, तो उसको प्रशांत किशोर बहुत ईजिली मिटिगेट कराते हैं। जो बंगाल में उन्होंने एक कार्यक्रम पूरा ये लॉन्च कराया था टीएमसी का, उसका कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। तो जो प्रशांत किशोर का जो मेन टेम्पलेट्स था वो बहुत अप्लाई नहीं कर रहा है बिहार में। तो प्रशांत किशोर नई चीज़ें खोज रहे हैं करने के लिए, और उन्हें मिल नहीं रही हैं नई चीज़ें। तो इसमें ये हो रहा है कि वो एक एक अगर आप बिहार में 1 साल घूमेंगे लोगों के बीच और आप बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे, तो आपके पास 50,000 1 लाख लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन वो 1 लाख लोग बिहार के 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे। तो आप अगर उन्हें डिवाइड कीजिएगा तो ऐसा एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा जिसमें आप इलेक्शन जीत पा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का एंड गेम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो जिस तरह के दावे करते हैं उसके कहीं से भी नज़दीक हों। हाँ, आप 3-4 वोट परसेंट जरूर हर सीट में आ जाएंगे, क्योंकि या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि वो जो तीसरा कैंडिडेट है जिसको दोनों अलायंस से टिकट नहीं मिलेगा, वो ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टेड हैं प्रशांत किशोर से। इसके 2 कारण हैं। एक, वो मदद करेंगे चुनाव प्रबंधन में, जो उनका मेन एक्सपर्टाइज रहा है। दूसरा, हो सकता है कि इकोनॉमिकली, क्योंकि इस लेवल पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, फाइनेंशियली कुछ एक सेटअप ऑलरेडी हो जिसमें उन लोगों की मदद हो जाए। तो ये उन उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये पार्टी, जो तीसरे नंबर पे हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो या तो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं, या पिछले बार एलजेपी से बहुत सारे लोग ऐसे लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन उसमें कितने जीत पाते हैं ये तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, देखने वाली बात होगी। पर कहीं से ये नहीं लगता है कि वो जिस तरह के दावे करते हैं उसके ज़रा भी बिहार नज़दीक है, कि बिहार में लोगों के वोटिंग प्रेफरेंसेस बदल रहे हों, या फिर लोगों में उनके लिए किसी तरह का लार्ज स्केल अट्रैक्शन हो। तो वो किसी को हरवा सकते हैं क्या? जैसे जैसे एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी खासी तौर पे जब शुरुआती सालों में देखेंगे, तो महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे वो उनका ये था कि वो खुद तो नहीं जीतेंगे पर आपको हरवा सकते हैं। ये हालत रहेगी उनकी इस ये इतनी ताकत बना पाए वो प्रशांत किशोर बिहार में? वो कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं हर विधानसभा में, जो किसी ना किसी को हरवाते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। ये बहुत संभव है कि उनके पास इस बार जन स्वराज का सिंबल हो। अच्छा, तो व्हाइट लेबल करके अपना वो हमारा लेबल लगा के जाएँगे ऐसे। तो ये जो फिर आखिरी में ये सवाल जो है कि ये एसआईआर का जो अब ये तो हो चुका कि 25 जुलाई को, अब इसमें अदालत ने भी कह दिया कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो अभी किस तरह से लगता है कैसे प्ले आउट होने वाला है बिहार में? जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जाएगा इस पे राजनीति तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चुनावी दल, जितने भी दल हैं, इनका बहुत दिलचस्पी है इसके ऊपर बात करने में, या बहुत लंबे समय तक बात करने में। ऐसा मुझे लगता है कि सभी दल व्यस्त हो जाएंगे टिकट्स बांटने में, और पैसों का प्रबंधन करने में, और अपना कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करने में। तो ये कुछ वक्त है। अगर अगर जैसा चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 1 महीने का विंडो दे रहे हैं, हम जो लोग छूटे हैं उन सभी लोगों को डिक्लेरेशन के साथ शामिल करेंगे अगर वो डॉक्यूमेंट्स दें। तो और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो वोटर्स हैं वो लेके आए तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करके एक 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 ऑलरेडी ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी चाह रही है कि इस चीज़ से चुनाव आयोग जो पार्टीज हैं वो आगे बढ़ जाएं, और पार्टीज की भी दिलचस्पी है कि अगर ज़्यादा दिन हम इसमें रह गए तो पता चला कि इलेक्शन की हमारी तैयारियां ना इम्पैक्ट हो जाएं, क्योंकि ये जो संकट है जो कुछ समुदायों में भी है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में भी है कि आप जो है वो एक डिरेल या डिफॉर्म जो मतलब एक तरह से जहाँ पे आपको एक चुनाव प्रक्रिया
के जो ग्राउंड रूल हैं, जो बुनियादी नियम हैं, जब वही विकृत हो जाएँगे, तो उसके बाद आपकी राजनीति और आपकी जो जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ हैं, वही क पहले जैसे कैसे रहेंगी। तो इसमें जो सवाल जो जवाब आप जो दे रहे हो उसमें ये है कि इन्हें इस बात से बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे मतदाता सूची जो है ट्रिम कम हो जाएँ या बढ़ जाएँ या उसमें कुछ अदल-बदल हो और भले मेरी सियासी पकड़ जो है वो अ, कमज़ोर हो जाए। तो पर फिर भी मैं जो नए नियम होंगे मैं उसके हिसाब से चुनाव में भाग लूँगा। भले जो मेरा समुदाय है, जो मेरा समर्थक समुदाय है, जो जिनकी मैं नुमाइंदगी दरअसल करता हूँ, वो उनको छोड़ दिया जाए, उनको अबंडन कर दिया जाए। जी, कि जैसे चुनाव आयोग ने भी उन्हें एक विंडो दे दिया है कि हम ये आप ये ले लीजिए और इस पे शांत हो जाएँ। पुनरीक्षण का उसको एक पुनर्पाठ एक और बार कर देंगे हम। जी, और उन लोगों को भी लगता है कि ज़्यादा दिन रह गए हैं तो पता चला इस चक्कर में चुनाव ही हमारे हाथ से निकल जाए। हुँ। तो ये सवाल तो है कि या तो जैसा अभी बातचीत में कुछ जैसे आरजेडी और इन्होंने कहा कि हम चुनाव का ही बॉयकॉट कर देंगे। तो अगर इस लेवल का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, तो इस मुद्दे पे लंबे समय तक लड़ा जा सकता है। लेकिन ये टेस्ट करना और ये समझना कि इस लेवल का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि नहीं, और आज के समय में इसको एनफोर्स करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है इन पार्टीज़ मतलब के लिए। यही कि लोग सड़क पे नहीं उतरने वाले, लोग इसके लिए लड़ने वाले नहीं हैं, लोग इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है कुछ दाँव पे नहीं खेलने वाली इसके लिए। नहीं, हाँ, तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन आपको बिहार में लोग तभी सड़क पे उतरे पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो जो अग्निवीर वाला प्रोटेस्ट था, या वैकेंसीज को लेके जैसे बीपीएससी के प्रोटेस्ट में कुछ, तो जब तक आप जो बिहार में जो सबसे बड़ा वर्ग है जो नौकरी की तलाश में 18 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक बिताता है, जो 12 वर्ष होते हैं, उसको आप ये करें तो उसको एक फैमिली पैसे भी दे रही है महीना महीना तैयारी करने के, या किसी भी तरीके से वो मैनेज कर रहा है, और उस वो एक जीवन के ऐसे पड़ाव पे है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है। पर इसके अलावा बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके पास समय हो प्रोटेस्ट करने के लिए, जो दिलचस्पी रखता हो। बिहार में एक जनरल लोगों में संतोष है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, और हमारा इसमें बहुत ज़्यादा से नहीं है, हम इसको बहुत बदल नहीं सकते हैं। वो इस आप क्या बात में चाहते हैं? डिपेंड करता है कि लोग वोट देते हैं वोट देने के लिए, कि हमें किसी अपने को वोट दे देना है, चाहे वो हर पार्टी के वोटर्स वो उस पार्टी को किसी चीज़ की उम्मीद के साथ नहीं वोट देते हैं। आप बाकी जगह देश में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम वोट दे रहे हैं क्योंकि हमको ये मिलेगा, चाहे वो वेलफेयर की बात हो, या हम वोट दे रहे हैं कि हमारा ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। लेकिन बिहार में लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उन्हें वोट देना है और उसी को वोट देना है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और एसआईआर पर जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएँगी लोग आगे भी बात करेंगे, फिर बिहार में चुनाव नवंबर से पहले होने हैं। तो अब एक तरह से चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू होगी इस नए ग्राउंड रूल्स के साथ में। और अभी देखेंगे कि इस 1 महीने में कितनी इसको लोग समीक्षा करवाने, नाम चढ़वाने-उतरवाने क्योंकि जिस तरह से जो उसकी रिपोर्टिंग हुई है ज़मीन पर, वो ख़ासी इस तरह से है जिसमें कि हर तरह की बेतरतीबी वहाँ पे दिखलाई पड़ी है। हर तरह की जो बदइंतज़ामी, गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से और उसके ऊपर से कि जो जब 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 कुछ लोगों ने जिसमें अजीत अंजुम शामिल हैं उन्होंने कुछ एक प्रूफ़ लेकर आए कि जब गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। रोशनी में इसको हम लोग आगे लगातार बात जारी रखेंगे इसको लेकर। पर ये दिलचस्प बात है जो नील ने बताई, एक कि सीमांत के जो इलाके में ख़ास तौर पे घुसपैठियों को लेकर जो एक हमने बातचीत की, कि जहाँ पे ये लगातार बिहार में ये मुद्दा बना रहता है, पर वो सचमुच हकीकत में कितना है, ज़मीन पर कितना है, कितना कल्पना में है, ये अभी तक कहीं कोई स्थापित रूप से तय नहीं हो पाया है। नील बहुत शुक्रिया आपका और हम लोग आगे भी बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, ये प्रोग्राम पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने हम ख़याल लोगों के साथ साझा भी करिए। अपना ख़याल रखिए। नमस्कार।